The Smalls family case tells how a normal family got assaulted and traumatized by evil spirits and demons, and how the involvement of Ed and Lauren Warren affected their life. It begins in 1974 and it lasted for 15 years. एक केस है जैक और जेनेट स्मॉल्स का जो कि जे स्ट्रीट वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया में रहा करते थे। ये केस को एक बहुत ही वाइड मीडिया अटेंशन मिलता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेमस डिमोनोलॉजिस्ट एड एंड लॉरेन। ये केस में 3 एक्सोसिएशन परफॉर्म हुए। इवन देन द डिमन रिफ्यूज्ड टू लीव। इस इवेंट पर एक बेस्ट सेलिंग बुक और एक फिल्म भी बनी है शेयरिंग द सेम टाइटल द हॉन्टेड। सो स्मॉल्स वर अ क्लोज निट कैथोलिक फैमिली जो कि विल्किंसबरी पेंसिल्वेनिया में रहा करते थे। इन 1972 उन लोगों को वहाँ से मूव करना पड़ा बिकॉज ऑफ द डेवस्टेशन कॉज्ड बाय हरिकेन एग्नेस। तो उन्होंने जैक के पेरेंट्स जॉन एंड मेरी स्मॉल्स जो कि रिसेंटली एक घर खरीदे वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया में। वो एक डुप्लेक्स था जो कि 1986 को बना था और वहाँ पे वो लोग मूव कर लेते हैं। जैक के पेरेंट्स राइट हाफ में रहने लगे और जैक और उसका फैमिली जिसमें जैक, जेनेट और उनके 2 बेटी डॉन एंड हेदर वो लोग लेफ्ट हाफ में मूव कर लिए। स्मॉल्स के लिए आने वाले 18 महीने बहुत ही पीसफुल थे बट देन द लाइफ टूक अ टर्न फॉर द वर्स। उनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। उनके टीवी में अचानक से आग लग गई। उनके कारपेट में बहुत ही मिस्टीरियस स्टेन्स पड़ गए। उनके घर के पाइप्स बार बार ठीक करने के बावजूद लीक कर रहे थे। नए नए बाथरूम में गहरे स्क्रैचेस दिखने को मिले ऐसे कि कोई जंगली और पागल जानवर के हों। उनके घर से छोटी छोटी चीज़ें गायब होने लगी। एंड इन 1975 their older daughter Dawn repeatedly saw people floating around their bedroom. स्मॉल्स ने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया और उनकी ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ते ही गई। एंड they were gifted with 2 more children in 1977. अब तक तो ये बात जाहिर हो गई थी कि उनके घर में कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जिसे वो देख नहीं सकते, मगर किसी की तो नज़र उन पर जरूर थी। रात की शांति में उनकी सीढ़ियों में किसी के पैरों के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। उनके ड्रॉर्स अपने आप ही खुलते और बंद होते जबकि उस रूम में कोई होता भी नहीं था। उनके रेडियो अनप्लग्ड होने पर भी आवाज़ें करते थे और उनके चेयर्स के हिलने की आवाज़ पूरे घर में सुनाई देती थी। एंड देन देयर वाज द स्मेल। इस स्मेल पूरे घर में फैली हुई थी। सबको सांस लेने में घुटन महसूस होती थी। इन्वेस्टिगेशन के टाइम एड वॉरेन ने यह भी कहा था कि दिस स्मेल इज सिमिलर टू अ स्मेल ऑफ अ रॉटिंग फ्लैश। थोड़े ही टाइम बाद जैक की माँ मैरी स्मॉल्स को हार्ट अटैक आया एंड उनका बिल पे करना बहुत मुश्किल हो गया। इट सीम्स दैट द हॉन्टिंग वाज टेकिंग टोल ऑन मोर देन द फैमिलीज लिविंग स्पेस। एक रात जब जैक और जेनेट सो रहे थे तभी अचानक से जैक की आंखें खुलती है। उसने एक धीमी आवाज़ सुनी, कोई लड़की की आवाज़, एंड शी वाज विस्परिंग समथिंग। और जैसे ही जैक पीछे मुड़ता है जेनेट की तरफ, ही सॉ अ शैडोई फिगर रन ऑफ हर लेग। One of the creepiest way in which the haunting manifested was the sound of his moans and blood-curdling screams, which reached through the house at all hour of day and night. ये आवाज़ें तब और भी डरावनी हो जाती है जब ये स्मॉल्स के वॉइसेस को मिमिक करने लगती है। जॉन एंड मेरी स्मॉल्स को डुप्लेक्स की अगली तरफ जहाँ जैक और जेनेट रहा करते थे वहाँ से चीखने और गालियों की ऑब्सिन आवाज़ें सुनाई देती थी। More foul language than I've ever heard in my life. और जैक और जेनेट से पूछने पर उन्होंने ये बताया कि उनकी वजह से कुछ झगड़ा या आर्गुमेंट हुआ ही नहीं था। उसी साल फरवरी में जेनेट किसी काम से अपने बेसमेंट में गई थी और तभी उसने किसी की बार बार उसके नाम पुकारने की आवाज़ सुनी। ये सुनते ही वो सुन्न रह गई क्योंकि उस टाइम घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। और ये आवाज़ें सिर्फ स्मॉल्स ने ही नहीं सुनी, एलिजिटली उनके नेबर्स ने भी उनके घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी जबकि उस टाइम घर पे कोई नहीं होता था। उनका घर सडनली ठंडा रहने लगा। एक दिन जेनेट अपने किचन में है, वो अपने रोज़ के कामों में लगी हुई थी। तभी अचानक से उसको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और जब उसने डोर के पास देखा उसने देखा एक काली परछाई जो कि 5 फुट 9 इंच लंबा था विथ नो फेशियल फीचर्स। जेनेट ने उसकी तरफ देखते ही वो दीवार पर डीमटेरियलाइज होके डुप्लेक्स की अगली तरफ मैरी स्मॉल्स को दिखाई दिया। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन हॉन्टिंग जस्ट इंक्रीज्ड। एक बड़ा सीलिंग फिक्सचर
सैनन के ऊपर गिर गया, नियरली किलिंग हर। जैक भी लेविटेट होते हुए दिखाई दिया। तब जून में जेनेट को वायलेंटली उसके बेड से घसीटा गया जैक की आंखों के सामने, एंड जैक कुछ कर भी नहीं पाया बिकॉज ही वॉज पैरालाइज, गैगिंग फ्रॉम ए फाउल ऑर्डर। उनका पेट डॉग साइमन, जो कि एक जर्मन शेफर्ड था, वो भी इन चीज़ों से बच नहीं पाया। उसे भी बार बार जोर जोर से पटका गया और घर के अराउंड फेंका गया और मारा गया। उनके दीवारों से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आया करती थी, मानो कोई दीवारों को खरोच रहा हो। सैनन को भी उसके बेड के नीचे फेंक दिया गया और वो सीढ़ियों से भी गिरी। एट लास्ट स्मर्श डिसाइडेड टू एंड दिस। जनवरी 1986 में जेनेट को वॉरेंस के बारे में पता चला। एड एंड लॉरेन वॉरेन, द फेमस डिमोनोलॉजिस्ट डुओ, जो कि अपने पैरानॉर्मल केसेस की वजह से बहुत फेमस थे। जेनेट ने उन्हें कॉल किया और उनसे मदद मांगी, एंड वॉरेन वर देयर विद रोजमेरी फ्रॉय, अ रजिस्टर्ड नर्स एंड अ साइकी। उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत स्मर्ल्स के पूछताछ के साथ की। Lorraine will go through the house and see if she can sense any presences. In the meantime, I'm going to ask you a lot of personal questions, so just answer them as best you can. उनको उनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पूछा, द हैप्पीनेस ऑफ देयर फैमिली, एंड वेदर दे हैड एवर प्रैक्टिस सैटनिज्म और यूज एन ओइजा बोर्ड, या फिर कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि सुपरनेचुरल चीज़ें उनके घर तक आ पहुंची। बट दे सेड नो। उसके बाद उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा। गौर से इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें बहुत ही शॉकिंग चीज़ मालूम पड़ी। द टीम said they detected the presence of 4 evil spirits, not 1. 3 of them were minor and the 4th was a demon. वॉरेंस को कोई ऐसी वजह नहीं मिली जिससे कि पता चले आखिर ये evil spirits या demon उनके बीच आया कैसे। They weren't able to find any evidence of the family discord, occult invitations or a sign of tragedy. आखिर में वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ये डीमन अभी तक डोर्मेंट था। इट वॉज asleep for decades probably, but now it was awake. It could have been drawn by the emotional energy of the family and was probably feeding on it. आने वाले कुछ हफ्तों में ये आवाज़ें उड़ती हुई काली परछाइयों के वेश में सबको दिखने लगी। डिमोनोलॉजिस्ट एड वॉरेन ने यह भी कहा कि I saw a mucus like smoky type substance that began to whirl and materialize on the mirror, spelling out filthy obscenities, telling me in no uncertain terms to get out of the house. इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि वो घर में जो कोई भी था, जो भी ये सब कर रहा था, वो वॉरेंस के घर पे आने से खुश नहीं था। ये क्रीचर्स जो कि स्मर्ल्स को हॉन्ट कर रहे थे, वो उनकी फैमिली को अंदर से तोड़ना चाहते थे। और इन सब चीज़ों में सबसे खराब और घिनौनी चीज़ थी जैक और जेनेट पर हुए सेपरेट सेक्सुअल असॉल्ट दैट हैपेंड न्यूमरस टाइम्स। पहले तो जेनेट ने यह बताया कि एक रात जब वो सो रही थी, अचानक से उसकी नींद खुली एंड शी फाउंड एन अननोन फिगर सेक्सुअली असॉल्टिंग हर। जैक ने बताया कि सिमिलर केस उसके साथ भी हुआ जब वो अपने लिविंग रूम में बेसबॉल देख रहा था। ही वाज असॉल्टेड इन द सेम वे बाय अ सकीबस। जैक ने सकीबस को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया। ही टोल्ड दैट ही सॉ अ सकीबस posing as an old woman with a young body. Her eyes were red, her gums were green. जैक ने यह भी कहा कि जब वो अपनी रोजरी को लेकर हाथ में प्रे कर रहा था, that unknown creature dragged him around the house. एड वॉरेन के साथ भी और इंसिडेंट हो रहे थे। While he was in the house, he was choked and suffered terrible flu symptom. एड ने यह बताया कि उस घर में आने की पहली रात उसने घर के अलग अलग जगहों पे कुछ मेजर कोल्ड स्पॉट डिस्कवर किए थे एंड एक शैडोई फिगर को भी देखा। He explained, I did not have to wait moments when the very thing I felt was a drop in temperature of at least 30-some degrees. Then, a dark mass formed about 3 feet in front of me. उस शैडो पर्सन के दिखने के बाद एड के मुताबिक कोई घर में रखी चीजें इधर उधर फेंकने लगा, इंक्लूडिंग द बेडरूम मैट्रेस। दीवारों के अंदर से पिग नॉइसेस सुनाई देती थी। स्मर्ल्स ने कई बार कैथोलिक से मदद मांगी। रोमन कैथोलिक डायोसिस ऑफ स्कैंटन ने एक्सपर्ट की कंसल्ट करने की बात जरूर की, मगर कुछ ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट एक अनलाइकली सिनेरियो था। एक बार जेनेट की एक प्रीस्ट से मुलाकात हुई जिसका नाम था फादर ओलेरी, जो जेनेट को इस केस के बारे में सलाह देता था, मगर बाद में पता चला कि कोई फादर ओलेरी एग्जिस्ट नहीं करता था। इट वॉज द डीमन इम्पर्सनेटिंग अ प्रीस्ट। इन्वेस्टिगेशन के बाद वॉरेंस का कुछ ये कहना था, द स्मॉल्स आर ट्रूली अ फैमिली कमिंग अंडर अ विजुअल अटैक। The ghost, the devil, the demon, or whatever you call it, is in that home. वॉरेंस ने उस डीमन को बाहर निकालने के लिए 2 बार उसे रिलीजियसली प्रवोक करने की भी कोशिश की,
घर में रिलीजियस म्यूजिक प्ले किए और प्रेयर की आवाज़ों से उनका घर गूंज रहा था। इससे वो डीमन भड़क गया। उनके घर में लगे मिरर्स हिलने लगे, मानो उसके गुस्से से पूरा घर कांप रहा हो। वो आवाज़ उन्हें घर से बाहर भगाना चाहती थी। उनके टेलीविज़न में एक ईरी सिल्वरी वाइट ग्लो आ गया, मगर जब उन्होंने प्रे किया और घर में होली वाटर छिड़का तब उनका घर शांत हो गया। मगर प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कंटिन्यूड। स्मल्स की हालत अब और भी खराब हो गई। दीवारों में से आने वाली आवाज़ें अभी और भी बढ़ने लगी। जैक और जेनेट को वो चीज़ें जो उनके घर में थी अब उनको और भी चोट पहुंचाने लगी। उनके शरीर में कई बाइट मार्क्स और कई थप्पड़ के निशान दिखने लगे। जेनेट अब तंग आ गई थी और उसने डिसाइड किया कि अब वो उस डीमन को कांटेक्ट करेगी। उन्होंने उस डीमन से बात करने की कोशिश की, मगर कोई एक अनजानी आवाज़ से आप कैसे बात कर सकते हो? इट सीम्स इम्पॉसिबल। मगर जेनेट कोशिश जरूर करना चाहती थी। जेनेट एक खाली रूम में बैठी और उसने कहा कि अगर तुम हाँ बोलना चाहते हो तो एक बार टैप करो, और अगर तुम नहीं बोलना चाहते हो तो 2 बार टैप करो। वो ये सब ऐसे कह रही थी मानो वो सच में वो डीमन से बात कर रही हो। और सबसे पहला सवाल जेनेट ने ये पूछा, Are you here to harm us? वॉरेन ने सब ट्राई किया बट नथिंग सीम टू ड्राइव अवे द इवल फ्रॉम देयर होम। तब उन्होंने कॉल किया बिशप रॉबर्ट मकेना को। यू नो हिम अगर आप इससे पहले वाला एपिसोड देखे हो तो। रॉबर्ट मकेना इज ए ट्रेडिशनलिस्ट प्रीस्ट who refused to abide by the changes in the ritual amended by the Second Vatican Council. उनकी लैटिन बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट थी और उन्होंने वॉरेंस के लिए 50 से ज़्यादा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए थे। And this time he conducted the ancient rite, infuriating the demon. The infestation intensified. Their daughter Karen fell seriously ill from a strange fever and nearly died. Dawn was nearly raped by the prisons. Janet and Mary के हाथों में भी और भी गहरे बाइट मार्क्स आने लगे। अब सब हताश हो गए थे। एड वॉरेन ने एक्सप्लेन किया कि देयर वाज 3 stages of possession. Infestation, oppression, and possession. Now, infestation, that's the whispering, the footsteps, the feeling of another presence, which ultimately grows into oppression. The second stage. Now, this is where the victim, and it's usually the one who's the most psychologically vulnerable, is targeted specifically by an external force. Breaks the victim down, crushes their will, and once in a weakened state, leads them to the third and final stage, possession. और अब वो सेकंड डिमोनिक स्टेज पहुंच चुके थे, ऑपरेशन, जिसके बाद आता है पोजेशन एंड देन डेथ। बिशप मकेना ने दूसरा एक्सोर्सिज्म किया लेट स्प्रिंग में, बट इट हैड नो इफेक्ट। द डीमन हैड लैच्ड इटसेल्फ टू द फैमिली मेंबर्स एंड वाज फॉलोइंग देम लाइक द शैडो। इट फॉलोड देम एवरीवेयर एंड इवन जैक एट वर्क। ये जायज़ सा सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि वाई नॉट मूव आउट टू अनदर हाउस, मगर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे बिकॉज दिस थिंग वर यूज्ड टू फिट ऑफ द स्मॉल्स फैमिली एंड इट वुड जस्ट सिंपली फॉलो देम, चाहे वो जहाँ कहीं भी जाए। चर्च से मदद मांगने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। तब उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। दे डिसाइडेड टू अपीयर ऑन टेलीविजन, रिमेनिंग एनोनिमस बिहाइंड द स्क्रीन। स्मॉल्स फैमिली का इंटरव्यू किया गया बाय रिचर्ड बे ऑन फिलाडेल्फिया टॉक शो। लोगों में अब बातचीत बढ़ने लगी, मगर उनके घर में चीजें और बदतर हो गई। जैसे कि वो डीमन रिटेलिएट कर रहा हो। उसने जेनेट को लेविटेट किया और दीवार की तरफ फेंक दी। जैक को एक मॉन्स्टरस क्रीचर दिखा जो कि एक पिग था, मगर अपने 2 पैरों पे खड़ा था। और एक बार एक हाथ मैट्रेस के थ्रू ऊपर आता है और जेनेट का गला पकड़ लेता है और जैक का फिर से रेप हो जाता है। In 1986, the Smurfs felt the risks of ridicule did not outweigh the need to tell the story to a wider audience and granted an interview in Wilkes-Barre Sunday Independent newspaper. Their home became a tourist attraction for press, curious onlookers, and skeptics who want to examine their house. Some asked their neighbor. उन्होंने कहा नेबर्स के हिसाब से स्मर्फ्स की कहानी झूठी है और वो लोग ये सब बस मूवी और बुक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कर रहे हैं। स्मर्फ्स कॉन्टैक्टेड अ मीडियम मैरी एलिस रिकमैन और वो 4 स्पिरिट्स को उनके लिए आइडेंटिफाई करने में हेल्प की। सी टोल्ड फर्स्ट स्पिरिट इज एन ओल्ड वुमेन नेम्ड एबिगेल। सेकेंड स्पिरिट का नाम था पैट्रिक, जिसने अपनी वाइफ और उसके लवर का मर्डर कर दिया एंड देन ही वॉज हैंग्ड बाय द मॉब। वो थर्ड स्पिरिट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, मगर फोर्थ एक पावरफुल डीमन था
जो कि बाकी स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा था स्मॉल्स को टॉर्मेंट करने के लिए। प्रेस ने स्क्रैंटन डायोसिस को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया एंड दे रिलक्टेंटली ऑफर्ड टू टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन। मीनवाइल वॉरेन्स प्लान्ड अ मास एक्सोर्सिज्म विद सेवरल प्रीस्ट्स। The Reverend Alphonsus Travelled of St. Bonaventure University asked by the diocese to investigate. He believed the Smurls were sincere and disturbed by the event, but could not say whether the demonic presence was a true case. रोमन कैथोलिक चर्च भी अनसर्टन थे कि इन इवेंट्स का कॉज क्या था। 1986 में उस एरिया का एक प्रीस्ट उनके साथ 2 रात रह के दिखता है, मगर नथिंग अनयूजुअल हैपेंड। 1986 में रॉबर्ट मैकेना थर्ड एक्सोर्सिज्म करते हैं एंड इट वाज इफेक्टिव। 3 months were normal, but before Christmas the same year, जैक ने उस काली परछाई को फिर से देखा। जैक प्रे करने लगा, होप करते हुए कि ये एक अनरिलेटेड इंसिडेंट है, बट द बैंगिंग नॉइसेस, टेरिबल स्मेल एंड वायलेंस स्टार्टेड अगेन। उसके बाद स्मर्ल्स ने अलग टाउन मूव कर लिया। इन 1989 चर्च ने एक फाइनल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया टू गिव देम पीस। So guys, this was one of the most popular Warren cases. There are reasons to believe both in skeptics and believers, but only the people involved know the real truth. So that was the case of Smurls family, and I am Rex, and you are watching Overflow.